what is the thin line difference between science and psychology of forensic? फोरेंसिक अपने आप में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फोरम। फोरेंसिक को आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, टू असेस लॉ। अभी आपने देखा होगा कि एक न्यूली वेड कपल मेघालय गए थे अपने हनीमून को सेलिब्रेट करने के लिए, और जो इंसिडेंट हुई, क्रिमिनल की जो माइंडसेट होती है, एक सोच होती है, उसको कैसे डिफाइन करोगे आप? ये जो हादसे की आप बात कर रहे हो, तो वो साइकोलॉजी उसकी क्या है, ये तो उसका आप जब साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे या एग्जामिनेशन कराएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन एक चीज कॉमन है कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजी जो हर किसी के अंदर होती है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं? क्राइम सीन, हर क्राइम सीन अपने आप में यूनिक होता है। हर क्राइम सीन पे अलग तरीके के एविडेंस मिलते हैं। क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो एक मर्डर थी या एक सुसाइड थी? मतलब आपके एंगल से और आपके फोरेंसिक टीम क्या कहती है? देखिए, आपने अभी जो पूछा ना, इसके दो नजरिए हैं। आपने पूछा आपको क्या लगता है और फोरेंसिक को क्या लगता है। मैं आज चाहता हूं कि थ्रू दिस पॉडकास्ट वी हैव टू डिलीवर द रियल फैक्ट एंड रियल बोल्ड डेटा इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, कि उनको एक आइडिया समझ में आए, एक आइडिया लग सके कि जो चीज़ें वो मीडिया में सुनते हैं और जिस चीज़ों की, जो मैनिपुलेटेड चीज़ों की बात वो अलग अलग चैनल्स या अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक परफेक्ट पर्सन और एक परफेक्ट इंडिविजुअल हो सकते हो जिसको 18+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस। और मुझे लगता है कि आज हम लोग हर उस मिथ्स को अनकवर करेंगे थ्रू योर वर्ड्स। सो वेलकम डॉक्टर वैभव सरन टू दी यूथफुल पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जय श्री कृष्णा कहना चाहूँगा, क्योंकि हम जो भी करते हैं भगवान के नाम पे करते हैं। कृष्णा इज आवर सुप्रीम गॉड। तो ये जो पॉडकास्ट हो रहा है, ये जो चीज़ें हो रही है, एवरीथिंग आई डू इन द नेम ऑफ श्री कृष्णा, क्योंकि ही इज द सुप्रीम गॉड। सो जय श्री कृष्णा टू यू फ्रॉम माय जय श्री साइड। कृष्णा मनीष जी। और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित करके बिल्कुल कोई भी कार्य शुरू करें। So like what do you think about forensic science and forensic psychology? Like what is the thin line difference between science and psychology of forensic? फोरेंसिक अपने आप में एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फोरम। Okay. कि एक फोरम या कोर्ट के लिए तो हम एक बेसिक एक लाइन की अगर डेफिनेशन बोले तो टू असेस लॉ। फोरेंसिक को आप एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, टू असेस लॉ। अब आपने साइंस उसके साथ जोड़ दिया, तो मतलब साइंस के जितने भी फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो पानी बनेगा, ये एक फैक्ट है। Okay. ठीक। अब इसको अगर हमने लॉ की मदद के लिए इस बात को लिया तो ये फोरेंसिक साइंस हो गया। सिंपल, कुछ भी है, आज हर जगह साइंस है, हर जगह विज्ञान है। कुछ भी चीज हो रही है तो उसके पीछे का जो साइंस है, उसके प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स को जब हम किसी केस की मदद करने के लिए इंटरप्रेट करते हैं तो वो हो जाता है फोरेंसिक साइंस। Okay. और साइकोलॉजी, जब आप फोरेंसिक साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो ज्यादा इंक्लाइंड होती है क्रिमिनल्स की स्टडी को लेकर, उनके माइंडसेट हाँ, को लेकर, उनके माइंडसेट को लेकर। Okay. कि कई बार हम क्राइम सीन पर जाते हैं और हम इतना ही पजल्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ऐसा कोई क्यों कर सकता है। Okay. क्योंकि अक्सर आप जानते हो ना, किसी का मर्डर हुआ, कोई क्राइम हुआ, तो आप ढूंढते हो कि भैया किसकी दुश्मनी थी, इससे क्यों हुआ। लेकिन कुछ ऐसे साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब लोग होते हैं जो क्राइम करने का उनके पीछे रीजन नहीं समझ में आता। Okay. तो वहां उस चीज को समझने के लिए हमें साइकोलॉजी की जरूरत होती है। और फोरेंसिक साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, जैसे नार्को एनालिसिस होती है, या वॉइस रिकॉग्निशन होती है, या जब हम पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं। तो अगर कोई झूठ बोल रहा है तो हम जब झूठ बोलते हैं, या अक्सर हर किसी के साथ होता है कि जब वो कुछ गलत कर रहा है उसको अंदर से पता, तो कहते हैं ना अंतरात्मा। अंतरात्मा आपको एक गवाही देती रहती है कि हाँ आप कुछ गलत कर रहे हो। तो उस वजह जब हम कुछ गलत बोलते हैं या कोई ऐसा फैक्ट जो हमें पता है हम छुपाना चाहते हैं और अचानक से वो मेरे सामने आएगी, तो हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चेंजेस होंगे। उस चीज को मेजर करती है, वो है साइकोलॉजी। कई बार लोग कोर्ट में अक्सर पागलपने का दिखावा करते हैं कि उनके ऊपर केस हुआ, वो पागल बनने की बात की है, और उसके बाद अब हमारा लॉ जो है वो कहता है कि कोई भी अगर मानसिक रूप से ग्रसित है तो उसकी किसी भी एक्ट को पनिशेबल नहीं किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा कि एक न्यूली वेड कपल मेघालय गए थे अपने हनीमून को सेलिब्रेट करने के लिए, और जो इंसिडेंट हुई, तो इस तरीके के जो लोग हैं, चाहे वो मेन हो वुमेन हो, क्राइम दोनों साइड से हो सकती है। वी आर नॉट हेयर टू ब्लेम मेन साइड और वुमेन साइड, वी आर हैविंग अ
न्यूट्रल थिंकिंग फॉर बोथ ऑफ द जेंडर्स. सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक इस तरीके के जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, उसकी जो माइंडसेट होती है वो क्या क्या सोचते हैं वो लोग, और उनके दिमाग में ऐसी किस तरीके की एक सिचुएशनशिप क्रिएट होती है, एक माइंडसेट में एक ऐसा मेटाबॉलिज्म में चेंज आता है, या मैं कह लूं कि क्या होता है उसके दिमाग में कि वो अपने हस्बैंड को, चाहे कोई अपने वाइफ को किल कर रहा हो, चाहे कोई अपने फ्रेंड का किल कर रहा हो, चाहे किसी अदर पर्सन का किल कर रहा हो, तो एक क्रिमिनल की जो माइंडसेट होती है, एक सोच होती है, उसको कैसे डिफाइन करोगे आप? देखिए, हमारा जो दिमाग है, जिसको हम ब्रेन, हम नॉर्मली जब साइंटिफिक बात करते हैं कि हमारे ब्रेन के 2 लोब्स होते हैं, ठीक है? एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है? अब ब्रेन में कई बार ऐसी चीजें हमारे साथ बचपन से होती हैं, बट क्योंकि हम उनको समझा देते हैं, बचपन में माँ बाप ने समझाया, टीचर्स ने समझाया, लेकिन उसकी खुद की जो सोचने की कैपेबिलिटी है वो शायद किसी तरीके से अलग है, शायद वो किसी एक स्पेसिफिक टाइप के डिसऑर्डर से है। ये बहुत डीजेनरेटिव लेवल पे जाने के बाद डिटेक्ट होती है कि इसको ये प्रॉब्लम है। शुरू में एक बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है तो आप बोलते हो जिद्दी बच्चा है, हो सकता है उसको ऑब्सेशन हो सकता है उसको इंपल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स हो, ये बहुत सारी चीजें। तो ये जो हादसे की आप बात कर रहे हो, तो वो साइकोलॉजी उसकी क्या है, ये तो उसका आप जब साइकोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे या एग्जामिनेशन कराएंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन एक चीज कॉमन है कि एक क्रिमिनल साइकोलॉजी जो हर किसी के अंदर होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो आपके अंदर नहीं हो सकती, मेरे अंदर नहीं हो सकती, सबके अंदर होती है, लेकिन जो एक हमारा कॉन्शियस ब्रेन है वो उसको समझाता है कि नहीं ये गलत है, इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो। लेकिन जब ये इंपल्सेस हमारे अंदर बढ़ जाती हैं, अर्जेस जैसे बोलते हैं ना कि एकदम हमें बस अब हम बिना किए नहीं रह सकते ये चीज, तो वो उस चीज को ट्रिगर करती है। तो ये जो अभी ये हादसे हुए, अब मैं इस केस से जुड़ा नहीं हूं और वो, लेकिन ये 100% इस बात को मैं कह सकता हूं कि उसके अंदर किसी ना किसी चीज का कंपल्सिव डिसऑर्डर होगा। वो हो सकता है वो बचपन से आजादी चाह रही हो, या वो किसी और से शादी करना चाह रही हो, घर वालों ने प्रेशर में शादी कराई हो, उसकी किसी बात करें, उस चीज का अग्रेशन, उस चीज का गुस्सा, वो इस चीज में कल्मिनेट होता है। कोई भी एक सोच अगर हमारे दिमाग में लगातार बार बार आ रही है, ये एक दिन अगर इसने प्लानिंग करके उसको, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग होगी, पहले से तो प्लानिंग हुई, तो मतलब ये ख्याल उसके दिमाग में कब से रहा होगा। क्या पता जब ये शादी तय हो रही हो तो घर वालों ने जबरदस्ती करी हो, या किसी भी रीजन से कि मेरा इससे शादी करने का मन नहीं है, किसी और से शादी करने का इरादा है, कोई भी ऐसी बातें हो सकती हैं। तो वो जो दिमाग में कंटिन्यूअसली एक थॉट आपके अंदर आ रही है कि हमें नहीं करनी, हमें इससे हटना है, हम इसको, तो फिर एक अल्टीमेट सोल्यूशन आपके पास क्या आता है, मार दो। अब इसके लिए वो प्लानिंग करता है। तो ये क्रिमिनल साइकोलॉजी किस तरीके से प्लान की गई है। अब अभी एक और केस हुआ था जिसमें सीमेंट डालकर एक उसमें कर दिया गया था, तो ये तो ये बहुत ही हीनियस टाइप की साइकोलॉजी है उसकी, कि इस लेवल पे भी जा रहे हैं। तो अगर आप इसका प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराएंगे तो आपको पता चलेगा, जब इनकी हिस्ट्री निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये आज से नहीं है, ये एक्चुअली निग्लेक्टेड रहता है, वो अचानक से बाहर आ गया, मतलब हाँ, ये ट्रिगर करता है कोई इवेंट हमेशा ही ऐसे किसी केस में, या ऐसी किसी साइकोलॉजिकल जहां पे चीजें आपको देखने को मिलती है जो अननेचुरल है। भाई किसी को मार देना अननेचुरल आप नहीं कह सकते, गुस्सा है, गुस्से में मार दिया, बदले में मार दिया, पैसे के लिए मार दिया, ठीक है। लेकिन इस तरीके से प्लान करके, इसका मतलब कि आपका ब्रेन कुछ ज्यादा क्रिमिनल माइंड है। चेन ऑफ प्लानिंग, लाइक चेन ऑफ थॉट्स जी, कि मैं किसी और से शादी हो जाएगी उसकी, एक इंसान है जिसकी शादी किसी और से हो गई, उसके बाद या वो इंसान खत्म हो जाएगा या डाइवोर्स हो जाएगा, उसके बाद आप किसी और से शादी कर लोगे, क्योंकि उसके बाद आपके पेरेंट्स आपको फोर्सफुली शादी करवाना बंद कर देंगे। और ये एक प्लानिंग है जो आज के जो लोग हैं फ्रॉम द एज ऑफ 20 to 30, इसमें से बहुत सारे लोगों ने इस चीज को एक प्लान के वे में कन्वर्ट कर लिया है कि पहले आप किसी और से शादी कर लो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर, मतलब जेंडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, एनीवन, बिल्कुल। और उसके बाद उस इंसान की एग्जिस्टेंस को खत्म कर देंगे, उसके बाद हम अपने जो हमारी चॉइस के हिसाब से है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी रिसेंटली एक साइकोलॉजिकल स्टडी हुई थी, उस पर यह निकल कर आया कि जो आज यूथ है उसके अंदर एम्पैथी लेवल बहुत कम हो गया है। क्या होता है एम्पैथी लेवल? एम्पैथी मतलब कि एक दूसरे के प्रति सद्भावना या अच्छी विचार मतलब रखना, रिश्तों की, कि आप एक सड़क पर कोई बंदा गिर गया, आप कह रहे ठीक है मेरा नहीं है ना जाने दो, या
इतना बड़ा हादसा अभी अहमदाबाद में हुआ, हमने सुना, न्यूज पढ़ी, 2-4 कमेंट्स दिए, लेकिन वो चीज खत्म हो गई। तो एम्पैथी लेवल ही खत्म होता जा रहा है, और ये बहुत बड़ा एक कंसर्न है पूरे इंडिया के लिए या पूरे विश्व के लिए, क्योंकि जब हमारे अंदर से मानवता खत्म हो गई, ह्यूमैनिटी खत्म हो गई, वो केयर, वो फीलिंग्स खत्म हो गई, तो ये चीजें एक। और दूसरा, इस चीज में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं ऐसा, आप ले सकते हो हमारी लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं ओके, आप ले सकते कि हो, इतने सीरियल, इतने मूवीज जिसमें ये चीजें दिखाई गई हैं, एक आजकल के यूथ को प्यार का कोई मतलब थोड़ी पता है, वो तो बस फैसिनेटेड है कि हाँ मेरी लाइफ इसके साथ सेट हो जाएगी, ये सारी चीजें हो जाएगी, वो सारी चीजें। तो उसमें अब इन्होंने क्या किया कि हमने मूवी भी देखी, हमने प्लानिंग भी कर ली, हमने क्राइम पेट्रोल भी देखा, हमने सीआईडी भी देखा, उन्होंने सोचा कि हाँ अब मैं तो ये एविडेंस भी मिटा दूंगा, खाई से गिर गया एक्सीडेंट दिखाएंगे, अक्सर ये मूवी में दिख गया कि खाई से गिर गया एक्सीडेंट दिखा दिया, इनने प्लानिंग करनी शुरू करी। तो ये जो थॉट है ना, ये थॉट तभी आता है जब आपके अंदर एम्पैथी लेवल कम हो गया, और ये थॉट्स डिलीवर किए जा रहे हैं। मींस आपको लगता है कि क्राइम पेट्रोल जैसे शोज या मूवीज या वेब सीरीज, वहां से लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं नेगेटिव वे में? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ये बात कहूंगा कि अगर कोई क्राइम हुआ है, अगर कोई चीज हुई है, इनका पर्पस ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि उनका पर्पस गलत है, उन्होंने लास्ट में तो यही दिखाना है कि वो पकड़ गया, लेकिन क्या जो क्राइम पेट्रोल में पुलिस दिखा रहे हैं, क्या जो इन्वेस्टिगेशन वहां दिखा रहे हैं, क्या असली में वो हो रही है? ओके, सो अगर मैं रियलिटी जानना चाहूँ कि व्हाट इज योर रोल लाइक इफ यू गेट एन ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट, ओके, कि आपको अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जो प्लेन क्रैश हुआ, बिल्कुल, उसके लोगों के पास उस हॉस्पिटल में जाना है और वहां पे डीएनए सैंपलिंग करनी है, इंस्पेक्ट करना है, लाइक व्हाट इज द मेन रोल ऑफ फॉरेंसिक टीम व्हेन दे रीच एट द क्राइम सीन? ठीक है, देखिए सबसे पहले, अब क्योंकि ये प्लेन क्रैश है, यहाँ पे चांसेस ऑफ सर्वाइवल बिल्कुल ही खत्म था। एक लोन सर्वाइवर आ गया, वो एक मिरेकल हम तो कहेंगे कि आपके कृष्ण भगवान ने उनको बचा लिया या जो भी बचाया, वो अलग चीज है। लेकिन देखिए, क्राइम सीन में जाने पर सबसे पहला जो अधिकार हम बोलते हैं ना, वो पुलिस का होता है। तो पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो क्राइम सीन को सिक्योर करे, और सिक्योर करने से पहले अगर कोई सर्वाइवर है तो उसको बचाए। सबसे बड़ी चीज होती है कि जितने भी क्राइम सीन पर कोई अगर सर्वाइवर है तो उसको बचाना, ये हमारी एक पहली ड्यूटी है। उसके बाद क्राइम सीन पर कोई भी अनवांटेड पर्सन ना जाए, जो कि हमारे हिंदुस्तान में कभी मीडिया घुस जाएगी, भीड़ घुस जाएगी। आज तो हाथ में फोन लेकर पहले बचा नहीं रहे हो, आप जाकर वीडियो बना रहे हो, तो क्राइम सीन करप्ट करते हो। तो पहला चीज होता है कि क्राइम सीन से प्रोटेक्शन करो, जो भी है रेस्क्यू करो, जो भी सर्वाइवर है। दूसरा चीज, क्राइम सीन को प्रिजर्व करो, कि उस जगह पर फर्स्ट प्रोटेक्ट देन प्रिजर्व, ओके, कि प्रिजर्व करो कि कोई भी एविडेंस डिस्टर्ब ना करे। क्योंकि एक लॉ हमारा फोरेंसिक का कहता है कि लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंजेस, जैसे जैसे टाइम बीतेगा चीजें अपने आप चेंज होंगी। तो अगर चेंज हो गई या आप उसमें छू लिए, वो कुछ कर दिया, वो आपने खुद में, कई बार तो मीडिया वाले खुद ही घूमते हुए उसने मान लीजिए कुछ खाया या थूक दिया, कुछ भी नहीं खाया, ऐसे ही उसने थूक दिया, नहीं उसने थूक दिया सिर्फ क्राइम सीन पर। अब आपने क्राइम सीन पर उस जगह से मट्टी उठाई, उस पे उसके सलाइवा से उसका डीएनए निकालकर पता चला वो भी एक सस्पेक्ट आ गया। तो ये बहुत सारी चीजें प्रिकॉशन लेनी होती जो हम नहीं देखते। अब आप पुलिस गई, उसके बाद फोरेंसिक टीम को बोला गया, फोरेंसिक टीम आती है, तो फोरेंसिक टीम का सबसे पहला काम होता है कि वो एंट्री और एग्जिट पॉइंट समझे कि कहां से किसी क्रिमिनल ने एंट्री की होगी, या कोई, जैसे ये हादसा हुआ तो प्लेन किस डायरेक्शन से आया, किस डायरेक्शन में जाकर ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद इस पर्टिकुलर केस में क्या क्या एविडेंस हो सकते हैं। तो हमें देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए ब्लैक बॉक्स। ठीक, अब ब्लैक बॉक्स हम निकालेंगे। फिर फ्लाइट का जो डेब्रिस है, उसमें हमें यह देखना है क्या ऐसा तो नहीं कि कोई इंटरनली फेलियर हुआ था, क्या कहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, या वो ब्लास्ट से ही, या ब्लास्ट से पहले आग लग गई थी। तो वो जो डेब्रिस है उसमें हम देखेंगे कि फ्यूल, अगर गैसोलीन जो बस्ट हुआ है, जो फ्यूल बस्ट हुआ है, तो उस फ्यूल के फ्यूम्स, हाइड्रोकार्बन हमें मिलेंगे, तो हमें लगेगा इसकी वजह से ही पूरा है। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट से हुआ तो वो आग का पैटर्न अलग आएगा। तो हम ये सारी चीजें देखते हैं। उसके बाद हमें इसमें, आपने बोला डीएनए के लिए, अब क्योंकि इसमें हार्डली कोई बचा है, लेकिन फिर भी अगर आप बॉडी फ्रैगमेंट्स को एनालाइज करके जानना चाहते हैं कि ये किसका फ्रैगमेंट है, क्योंकि बॉडी अगर आपको जली हुई स्थिति में मिली है, फिर भी कि उसके परिवार को हक है उसका लास्ट राइट करने का। तो अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो क्योंकि जो मीडिया ने क्लेम किया कि 1000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो गया, आप एज अ लाइक एक एविडेंस के तौर पे वहां से क्या कलेक्ट करना चाहोगे? वहां से एविडेंस अगर आप वहां पे पहुंचते हो, आपकी टीम उस साइट पे पहुंचती है, उस हॉस्पिटल में पहुंचती है, तो क्या क्या ऐसे एविडेंसेस होंगे, क्या क्या ऐसे स्टेप्स होंगे जिसको आप फॉलो करोगे, और क्या क्या चीजें वहां से कलेक्ट करोगे? देखिए, वहां पे एविडेंस के तौर पे, हाँ, कलेक्ट करने के तौर पर वहां पे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, एक है हमारा ब्लैक बॉक्स,
और दूसरा है हमारे वहां पे पाए जाने वाले दांत। तो ब्लैक बॉक्स को कलेक्ट करना फॉरेंसिक टीम कर सकती है या एयरलाइंस वाले करेंगे? अगर एटीसी कर रही है तो एटीसी करेगी, लेकिन अगर क्योंकि ये नेशनल इशू है तो वो कहीं ना कहीं वहां से कलेक्ट होने के बाद जाएगा। वो फॉरेंसिक्स में जांच के लिए जाना ही चाहिए कि क्या बातें हो रही थी, क्योंकि देश को हक है इस बात जानने का कि एक्चुअली किसकी गलती थी। तो अब एक ब्लैक बॉक्स हो गया जो एटीसी कर सकती है या बाद में फॉरेंसिक्स जा सकती है, और दूसरा डीएनए, क्योंकि कितने लोग मरे इस चीज को साबित करने के लिए आपको उतनी डीएनए प्रोफाइल चाहिए। और क्योंकि टेम्परेचर इतना ज्यादा था, डीएनए वैसे ही डीनेचर हो गया होगा, तो जो दांत हैं, जो डेंटल सैंपल्स हैं, वही सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कर सकते हैं फायर को। तो उसके अंदर से हम जब डीएनए डेंटल पल्प निकालेंगे तो उस डेंटल पल्प से हम डीएनए एनालिसिस करके बता सकते हैं। अब उसके बाद जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे उनका डीएनए सैंपल लेकर उसको मैच करा के फिक्स करेंगे कि हाँ ये, क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में और कोई ऐसा एविडेंस है नहीं जो आप निकाल सकते हो। टीथ इज द ओनली ऑप्शन यू कैन गेट। टीथ या अगर कुछ अनबर्न की कोई ऐसा बॉडी का पार्ट है, मान लीजिए 2 उंगली है, आधा हाथ कटा हुआ है जो नहीं जला है, क्योंकि डीएनए एक टेम्परेचर के बाद डीनेचर हो जाता है। लाइक व्हाट इज दैट 1000 डिग्री पर आप बात कर सकते हो तो डीएनए डीनेचर हो जाए। तो आपको लगता है कि प्लेन की जो टेम्परेचर थी वो 1000 डिग्री पे पहुंच गई? मेरे हिसाब से तो उसके और भी ऊपर जा गई होगी, क्योंकि जब हाइड्रोकार्बन गैसोलीन जैसा फ्यूल का ब्लास्ट होता है तो फिर वो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। अब जो एकदम उस फ्यूल टैंक के नीचे रहेंगे वो तो चार्ड हो गए होंगे, उसमें तो शायद आपको दांत से भी ना मिल पाए, लेकिन बाकी जगहों पर टीथ फिर भी मेरे हिसाब से एक सबसे बेटर सैंपल है, जिसको एविडेंस है, जिसको कलेक्ट करके आप डीएनए एनालिसिस कर सकते हो। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एविडेंस कैसे कलेक्ट करते हैं? अगर आप बताना चाहो कि हाउ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड फॉरेंसिक टीम कलेक्ट एविडेंस एंड what are different types of collection of evidences, like what are certain steps you follow and your team follows when you reach the crime scene? देखिए, क्राइम सीन, हर क्राइम सीन अपने आप में यूनिक होता है। हर क्राइम सीन पे अलग तरीके के एविडेंस मिलते हैं। अब हम एक कॉमन टर्म बोलते हैं फिजिकल एविडेंस, जो क्राइम सीन पे मिलता है। हर कोई भी वस्तु जो क्राइम सीन पर मिल रही है, जो किसी भी तरीके से घटना के या क्रिमिनल के या विक्टिम से रिलेट कर सकती है, उसको हम एविडेंस बोलते हैं। अब ये खून के धब्बे हो सकते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केस में सेमिनल स्टेन्स हो सकते हैं, हेयर हो सकते हैं, या गोलियों के चलने के बाद छर्रे हो सकते हैं, या बुलेट हो सकती है। तो हर वो चीज, ग्लास के टुकड़े, पैरों के निशान, उंगलियों के निशान, ये सब एविडेंस है। आजकल साइबर फोरेंसिक्स आ गया तो डिजिटल एविडेंसेस आ गए हैं कि अगर कोई हादसा हुआ तो एक डिजिटल को अगर आप हटा दें तो बाकी सब का एक स्पेसिफिक गाइडलाइन है फोरेंसिक्स में कि अगर आपको हेयर कलेक्ट करना है तो आपने इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो उसको हम, सबसे जरूरी चीज होती है कि कुछ चीजों को हम, जैसे अक्सर एक आदत है ना, ग्लव्स पहन लीजिए, वो कर लीजिए, चिमटी से पकड़कर उठाइए, तो कुछ चीजों को चिमटी से पकड़कर उठाना है, कुछ चीजों को नहीं। जैसे अगर बुलेट है, अगर आपको बुलेट का शेल मिला, खोखा जिसे हम बोलते हैं, तो खोखा को आपको हाथ से ही उठाना है। ग्लव्स पहन लीजिए लेकिन हाथ से ही उठाना है, क्योंकि अगर आपने टोंग से उठाया या फोर्सेप्स से उठाया, उसमें स्क्रैच मार्क आ जाएंगे, जो आपके एविडेंस को खराब कर देगा। इट विल टेम्पर द एविडेंस। तो मेन चीज यही होती है कि कौन से क्राइम सीन पर आप जा रहे हैं, उसका, क्योंकि पुलिस, अक्सर हमें पुलिस फोन करती है कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई, तो हम पूछते हैं अच्छा क्या हुआ है, गोली चली है, ठीक, तो हमें पता है कि हमें बैलिस्टिक किट उठा के जाना है। पता चला कि भैया किसी ने गले में फांसी का फंदा लगा के बैठा, ठीक है भाई, अब फांसी का फंदा लगा दिया तो हमारे पास सबसे बड़ा एविडेंस क्या है कि उसके गले पे जो फंदे का निशान है, ठीक है, तो वो हमें देखना है। गले के फंदे से मुझे आपने रिमाइंड करवा दिया सुशांत सिंह राजपूत। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक पहले तो मैं क्या कहूँ कि एक अच्छा एक्टर था। आपको क्या लगता है कि, क्योंकि आपको पता है हमारे शो का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल ही अनफिल्टर्ड, बिल्कुल एग्रेसिव भी है, क्योंकि एग्रेसिव होना जरूरी है। हमें एग्रेसिव होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम एक राष्ट्रवादी सोच और एक राष्ट्रवादी देश पे रहते हैं। देश से सबको प्यार है, बट मैं राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये देयर इज अ थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन देशभक्ति एंड राष्ट्रभक्ति। बिल्कुल। तो देशभक्त तो हर लोग हैं, हर इंसान, हर भारतीय है, बट हमें राष्ट्रवादी भी होना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रवाद ही भारत को इस्लामिक आतंकवाद से बचा सकती है। तो देखिए, अब जैसा आपने कहा, आपको क्या लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ वो एक मर्डर थी या एक सुसाइड थी? मतलब आपके एंगल से और आपके फॉरेंसिक टीम क्या कहती है? देखिए, आपने अभी जो पूछा ना, इसके 2 नजरिए हैं। आपने पूछा आपको क्या लगता है और फॉरेंसिक को क्या लगता है। तो मुझे जो लगता है वो ये एक बहुत ही सोच समझ कर किया गया मर्डर है।
ओके बिल्कुल क्लियर है, ये मेरा थॉट है कि हाँ बिल्कुल क्लियर। लेकिन फॉरेंसिक्स, बीइंग अ फॉरेंसिक्स, कि हम फॉरेंसिक्स वालों के लिए ना एक कहावत है कि भाई अब जज्बातों पे नहीं चल सकते, बिल्कुल अगर एविडेंस है तो बिल्कुल। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी जो बात यह है कि फॉरेंसिक्स जांच प्रॉपर तरीके से की ही नहीं गई। तो अगर फॉरेंसिक्स को मैनिपुलेट करने की जरूरत पड़ी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इंटेंशन था कि कुछ ऐसे बड़े लोग उसमें शामिल थे जिनका नाम आ सकता है, इस वजह से एविडेंसेस नहीं। कैसे बड़े लोग, मतलब ये नहीं मुझे देखिए, आप नहीं, नहीं, बॉलीवुड, आप मेरे को एक बात बताओ। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? तो कोई बड़ा आदमी और कोई छोटा आदमी कैसे हो सकता है? एंड आप कैसे डिफाइन करोगे कि देखिए कौन बड़े बड़ा लोगों है का कौन मतलब छोटा है? नहीं, हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए एक चीज होती है कि बाय द बुक जाना कि हाँ सब कुछ लॉ में सब कुछ बराबर है और सब कुछ ये है, और एक हार्श रियलिटी है कि जिसको गरीबों को कोई न्याय एक्सेप्ट, हमेशा, गरीबों ओके को न्याय हमेशा देर से मिलता है या नहीं मिलता है, और अमीरों को जल्दी मिलता है। इसका मैं विदाउट एनी ऑफेंस, क्योंकि आपका पॉडकास्ट एक ऐसा है जो यूथफुल पॉडकास्ट है, तो आप आज देख लीजिए सरकारी वकील की हालत क्या है, क्रिमिनल लॉयर्स की हालत क्या है। ओके तो चीजें वही है ना कि कुछ भी जो भी चीज है, क्योंकि आप इस तरीके से नहीं कह सकते, जो उसकी डेथ के बाद जो फोटोज आई थी ट्विटर्स पे या सोशल मीडिया पे, उस पे जो मार्क दिख रहा था या वो जो हरे कलर का फंदा था जिससे वो लटका गया था, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं आई, कोई भी ऐसी ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आई जो सिग्निफिकेंट डेटा फाइंडिंग दे रही हो। तो हम एज अ फॉरेंसिक हम ये नहीं कह सकते कि वो मर्डर था या सुसाइड था, क्योंकि फॉरेंसिक्स अगर उस पर प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ये शक जरूर पैदा करती है कि शायद कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिनको छुपाने की कोशिश की गई। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को बाइज्जत बरी कर दिया है, तो देखिए, आपको लगता है कि कैसे, मतलब एविडेंस को कैसे छुपाया गया, और क्या पोस्टमार्टम हुई थी, क्या चीजें हुई और क्या चीजें मिस हो गई, आपको देखिए क्या सब लगता है? कुछ जो हुआ कि पोस्टमार्टम की कभी क्लियर फाइंडिंग्स किसी को पता ही नहीं कि वो हुआ बाहर ही कि नहीं आ हुआ। पाई। हाँ, बाहर ही ओके नहीं आ पाई। अब दूसरी चीज कि रिया चक्रवर्ती को वो दे दिया गया, भाई किसी का नाम आया, आपने किसी का नाम लगा दिया, लेकिन अगर उसके कॉल करने से या उसका लास्ट बार उसके पास देखा जाने से सिर्फ इस चीज से कोर्ट में साबित नहीं होती। कोर्ट को चाहिए कंक्लूसिव एविडेंस। ओके जब वो कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली, कमरा दरवाजा अंदर से बंद था। ओके ठीक है, तो अब ये सारी बातें हमारे फॉरेंसिक्स के, भाई फॉरेंसिक्स है, भगवान थोड़ी है कि वो हर कुछ नहीं, बता देगा। किसी फॉरेंसिक टीम को भेजा गया था मींस वहां पे वेरीफाई करने के लिए, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, बिल्कुल या पुलिस के जो साथ, भी स्टेप्स प्रोसेस होते बिल्कुल, हैं वो सारी हाँ, चीजें की गई थी? हाँ, लेकिन उसकी कोई जो जजमेंट में या कहीं पे किसी भी चीज पे उसका जिक्र नहीं है। तो जब तक हम, वही मैंने बोला ना कि हम क्या मानते हैं और क्या फॉरेंसिकली आप जानते नहीं, उसकी जो फाइंडिंग्स है वो फाइंडिंग्स पब्लिक को डोमेन में चाहिए। आनी चाहिए ना, हाँ, आनी कि चाहिए, क्या बिल्कुल है आनी वो चाहिए, चीजें। बिल्कुल। तो जब तक मैं वो रिपोर्ट ना पढ़ लूं, जब तक मैं वो एविडेंस को खुद से ना देख लूं, तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जब उसकी बॉडी आई थी, वो एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर हो चुका था, तो उसके पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो डिप्रेशन में होगा। जो बात बहुत ज्यादा आई कि सुशांत वाज इन डिप्रेशन और ऐसी चीजें, हाँ, तो वो डिप्रेशन क्या, किस चीज का था? क्या इंडस्ट्री में कुछ एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स उसको ह्यूमिलिएट कर रहे थे, या किसी और के रिलेशनशिप के साथ उसके कुछ ऐसे चीजें थी, या क्या सुशांत कुछ ऐसा, क्योंकि कुछ तो ऐसा था। क्योंकि अगर डिप्रेशन आज की डेट में, अगर आपको डिप्रेशन भी है, मेडिकल फैसिलिटी इतनी है और ही वाज अ वेल एस्टैब्लिश्ड वेल नोन एक्टर, तो उसके पास कोई रीजन नहीं है कि वो सुसाइड कर लेगा। उसकी डेथ से पहले उसकी मूवी आई थी छिछोरे, एंड दैट वाज अ सुपर हिट मूवी। हाँ, जिस पर मैं भी इसी गया था चीज पर वो यही कह रहा था, हाँ, कि उसने अपने बच्चे को जो सुसाइड करने के लिए करता है वो इसी के अगेंस्ट था। तो जो उसी मैसेज को दे रहा है वो खुद ऐसा कर रहा है, और जस्ट आफ्टर सम डेज और लाइक हाँ, सम मंथ्स। तो बस वही बात है ना कि ये जज्बात है ये। लेकिन हालात क्या है वो यही है कि अगर घटना स्थल पर फॉरेंसिक प्रॉपर तरीके से जांच करी होती, या इस केस को बंद ना किया गया होता, या इस केस पे हाई लेवल इंक्वायरी या सीबीआई और फॉरेंसिक की एक गहरी टीम उस चीज को एक एक फैक्ट्स को निकालती, तो शायद आज हमारे पास एक आंसर होता है इस बात का कि सुशांत ने अगर सुसाइड भी किया तो क्यों किया, और अगर उसका मर्डर हुआ है तो उनके पीछे किसका। ओके, लगता है मुझे कि लोगों को कुछ बातें क्लियर हुई होगी आपकी बातों को सुन के, और हमें वेट करना चाहिए। अभी तो मुझे लगता है कि सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी है, तो वेट किस बात का करें। बट ठीक है, जिंदगी है, कभी ना कभी कुछ चीजें बाहर आएगी। जब हम जैसे सोच के लोग सरकार में आएंगे, आप जैसे लोग सरकार में आएंगे, या नहीं, ऐसे सभी लोग जो सच जानना चाहते हैं, तो कभी ना कभी वो चीजें बाहर आएंगी। मैं तो इस बात के लिए बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं हमारी बीजेपी सरकार को, कि हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने फॉरेंसिक्स में इतना
योगदान दिया है, इतना फॉरेंसिक्स को अपलिफ्ट किया है कि फॉरेंसिक्स का जो आने वाला 10 साल है ना, ये इतनी बूम देगा बच्चों को जॉब्स के लिए हो या देश में, क्योंकि जो भी ये नए नए बिल्स लेकर आ रहे हैं और ये चीजें कर रहे हैं, इसकी वजह से फॉरेंसिक्स का मैंडेट हो जाना बहुत है। तो आगे हम समझते हैं कि ऐसी चीजें नहीं आएंगी कि जहां पर केस में एक क्वेश्चन मार्क बन के रह जाएगा कि ये क्यों है। नहीं, आपने हमारे गृह मंत्री की बात कर दी, लोगों को लगेगा कि ये पॉलिटिकल बाइस्ड हो रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल बायसनेस की बात नहीं है, लेकिन फॉरेंसिक्स आज से नहीं है, बहुत साल से सरकारें रही। अगर कुछ चीजें अच्छी होती है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट नहीं भी करना चाहिए, न्यूट्रल थिंकिंग रखना चाहिए और न्यूट्रल वे में सोचना चाहिए। तो मैं न्यूट्रल वे में, क्योंकि मैं फॉरेंसिक्स का हूं, तो मैंने ये देखा कि जब ये बिल पास हो रहा है कि हाँ हर थाने में क्या है वो बिल, आप बता सकते हो? जैसे अभी उन्होंने एक ये चीज करी कि हर वो क्राइम जिसकी सजा 7 साल से ज्यादा है, ओके, उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट मैंडेटरी है। ओके, मतलब कि अब वो कंपलसरी हो गया। हाँ, कंपलसरी टीम पहुंचेगी ही पहुंचेगी वहां पे। कि पहले ऐसे केसेस थे कि जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट जरूरी नहीं है, ओके, किसी ने मांग करी तो वो हो गई या हुई भी नहीं भी हुई, अब तो मैंडेटरी हो गया। आपको फॉरेंसिक की रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। हाँ, मैं मानता हूं कि इससे पेंडेंसी बढ़ेगी, लेकिन पेंडेंसी को कम करने के लिए फिर वैकेंसीज बढ़ेंगी। तो अब कम से कम ये तो है कि जो केसेस थे उन केसेस में जहां एक्विटल होता था, जहां पे वो क्लोज शट हो जाते थे, अब वो केस में आपको उत्तर मिलेगा। वैसे ही एनसीआरबी का डेटा है जो ये कहता है कि जब से फॉरेंसिक्स इंप्लीमेंट होनी शुरू हुई, 25 से 50% तक केस में रिजल्ट आना शुरू हो गया। ओके, बट डॉक्टर वैभव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हो कि अमित शाह जी ने बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन किया, बट अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा फॉरेंसिक जो टेस्ट्स हुई हैं, जो एविडेंस कलेक्ट की गई है, उस पर कोई रिपोर्ट्स नहीं है। तो आपको लगता है कि इससे एक्स्ट्रा बर्डन आएगा, और आप कैसे सजेस्ट करोगे कि इस एक्स्ट्रा बर्डन को गवर्नमेंट कैसे झेल सकती है, कैसे उसको रेक्टिफाई कर सकती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है फॉरेंसिक टीम और फॉरेंसिक साइंटिस्ट के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी 3 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग है आपके। बिल्कुल। तो पहले क्या था ना कि सरकारी तरीके से काम होता था। आप एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं गवर्नमेंट के, आप अपनी मर्जी से केस कर रहे हैं, ओके। अब ऊपर से एक मैंडेट आ गया कि आपको हर महीने इतना केस करके देना है। ओके, सो लाइक देयर इज अ फिक्स्ड टाइमलाइन। हाँ जी, टाइमलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ गए, ये चीजें। तो ये जो मैंडेट्स आ रहे हैं ना, इससे पेंडेंसी कम होगी। प्लस पहले हर स्टेट में एक फॉरेंसिक लैब हुआ करती थी, आज एक स्टेट में छोड़िए, एक शहर में मल्टीपल रीजनल लैब्स हो गई, मोबाइल वैन्स हो गई, लोगों ने हायर करने शुरू किए। तो इस वजह से केस जल्दी सॉल्व होंगे। आपने प्लस पहले क्या था कि भाई पेंडेंसी थी, क्यों थी? क्योंकि पहले के मेथड स्लो थे, इतने ऑटोमेटेड sophisticated instruments नहीं थे। So like how will you compare like labs in US, UK and labs in India? Like what is the difference between the forensic system of US and forensic system of India? US की बात करें या कहीं पे बात करें, जो फर्टाइल ब्रेन इंडियंस का है वो फर्टाइल ब्रेन कहीं नहीं है। करेक्ट। और क्योंकि क्रिमिनल्स की भी बात मैं करूं कि यूके यूएस में जो क्रिमिनल्स है ना, वो नॉर्मल तरीके से क्राइम करते हैं। यहाँ पर बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। हमारे क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा बिल्कुल अच्छे हैं, मतलब शार्प माइंडेड है। भाई इंडिया में क्राइम करना इतना आसान नहीं है। आप लोग अप्रिशिएटिंग द क्रिमिनल्स। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग, बट लेकिन मेहनत ज्यादा है यहाँ पे। ओके, मेहनत ज्यादा है यहाँ पर। आपको किसी भी क्राइम को करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। यहाँ पे पड़ोसी भी देख लेगा ना तो ईंटा उठाकर मार देगा, भाई तुम्हारे घर में चोर घुस रहा है। यूएस में नहीं मतलब है। तो यहाँ पर बहुत सोच कर करता है क्रिमिनल। और इन्वेस्टिगेशन की अगर आप बात करें तो इंस्ट्रूमेंट वही है, जीसीएमएस ले लो, एचपीएलसी ले लो, जो यूएस यूज कर रहा है वही हम भी यूज कर रहे हैं। लेकिन जो जज्बा है ना इंडियंस के पास, इंडियन क्रिमिनल्स का, क्रिमिनल्स नहीं, इन्वेस्टिगेटर्स का जो जज्बा है, वो जज्बा हमें हर एक देश के एक्सपर्ट से एट पार बनाता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई चलो हम ही अच्छे हैं, लेकिन हम किसी से कम भी नहीं। आज हमारे देश में ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व हुए हैं जिसके लिए मतलब एक फॉरेंसिक एक मिसाल बनी हुई है हिंदुस्तान में कि हम ये हिंदुस्तान में डेटा को सेग्रीगेट करना, हिंदुस्तान में किसी चीज की, क्योंकि इतनी वेरिएबिलिटी, वहां पे एक जैसा क्लाइमेट है, एक जैसा माहौल है, एक लॉ का मेरा मतलब है कि फॉरेंसिक की एक आप प्रोटोकॉल ले लीजिए, वो यूएस के किसी भी जगह पर सेम है, यहां पर राजस्थान में अलग है, मद्रास में अलग है, टेम्परेचर ही इतना वेरिएशन है, क्लाइमेट वेरिएशन है, सॉइल वेरिएशन है। तो आप एक ही मेथोडोलॉजी सब जगह नहीं कर सकते। तो हमारा जो एक्सपर्ट है वो बहुत काबिल है। डीएनए ठीक है,
हमने कोई बहुत नई चीजें या वो नहीं करी कि जो हमने बनाई, लेकिन जो हमने इम्प्लीमेंट और एप्लीकेशंस किए वो बहुत अच्छे हैं। हाउ फोरेंसिक टीम एंड एक्सपर्ट विल डिसाइड द टाइम ऑफ डेथ? ये केस टू केस वैसे तो ज्यादा डिपेंड करता है, लेकिन टाइम सिंस डेथ पता करने के लिए एक चीज होती है राइगर मॉर्टिस। राइगर मॉर्टिस अक्सर आपने एक चीज देखी होगी कि डेथ होने के बाद हाथ पैर अकड़ते हैं। ये जो अकड़न है ना, इसका एक साइंटिफिक टाइम है, एक तरीका है कि सबसे पहले आंखों की पलकों से शुरू होगी और पैर के अंगूठे से खत्म होगी। तो ये पहले 12 घंटे चढ़ना शुरू करती है, फिर सेट होती है और फिर उतरना शुरू होती है। तो किस पोजीशन पर उस पर्टिकुलर टाइम पर जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो डेड बॉडी को, वो किस स्टेट में है, उससे आप अप्रोक्सीमेट टाइम सिंस डेथ निकाल सकते हो। मतलब इसका कोई फॉर्मूला है या फिर फॉर्मूला? ये 36 आवर्स का राइगर मॉर्टिस का साइकिल है कि ये शुरू हुई। अब जैसे आंखों से शुरू हुई, फिर फेस की मसल्स पे आएगी, फिर गर्दन पर आएगी, फिर हाथ पर आएगी, फिर ऐसे ऐसे करते पैर पर। अब आप जब पहुंचे और आपके पैर में राइगर मॉर्टिस है, तो इसका मतलब 20-22 घंटे हो गए हैं। ठीक है, लास्ट 2 days। तो ये ऐसी चीजें हो गई हैं। अब ये खत्म हो गई, यहां से राइगर खत्म हो गया, ठीक है, बॉडी सड़ना शुरू हुई, तो प्यूट्रीफेक्शन कब से स्टार्ट होगा? वो 36 घंटे के बाद से शुरू होगा। कीड़े आते हैं, जिसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी। तो मैगेट्स, उसके अब उस कीड़े की लाइफ साइकिल कि उसके अंडे से स्टेज, फिर लार्वा स्टेज, मैगट स्टेज, फिर फ्लाई स्टेज। तो ये अलग अलग फ्लाइज हैं, फिर फ्लैश फ्लाइज बोलते हैं हम, ब्लो फ्लाइज बोलते हैं। तो ये जब बॉडी खराब होने लगती है, तो जो गैसेस निकलती हैं, तो उससे अट्रैक्ट होकर वो फ्लाइज, वो इंसेक्ट्स, मैगट अपने आते हैं, फिर वहां पर अपनी लाइफ साइकिल करते हैं। तो उनकी स्टेज से भी हम बता सकते हैं कितना टाइम हुआ। अभी रिसेंटली आप नेक्रोबायोम्स की बात करें, वो जो बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया जो डेड बॉडी पे ग्रो करते हैं, वो बड़े आजकल रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू बने हुए हैं। पॉलीगैमी टाइप ऑफ, नहीं पॉलीगैमी नहीं, ये नेक्रोबायोम्स हैं। ये एक स्पेशल तरीके के बैक्टीरिया हैं जो हमारे बॉडी में ग्रो करते हैं। तो उनमें से कुछ बैक्टीरिया है, क्योंकि हमारी बॉडी अब काम नहीं कर रही है तो उनको खाना नहीं मिल रहा है, तो कुछ बैक्टीरिया कम कर होने लगेंगे और कुछ बैक्टीरिया ग्रो होने लगेंगे। तो ये नेक्रोबायोम्स की स्टडी करके भी हम ये पता कर सकते हैं कि टाइम सिंस डेथ कितना हुआ है। तो ये कुछ है। फिर बॉडी ठंडी हो रही है, एल्गर मॉर्टिस, बॉडी में आपका जो अकड़न है, राइगर मॉर्टिस हो गई। इन सारी चीजों से पता कर सकते हैं। हाँ, विशेष ध्यान जो इसमें देना है वो ये देना है कि टेम्परेचर क्या है। एक एसी चल रहा है और कमरे के अंदर है, एक बाहर पड़ी हुई है बॉडी, रेगिस्तान में है या किसी ह्यूमिड एरिया में है, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस को आपको उसी के साथ कैलकुलेट करके या इवैल्यूएट करके तब आप एक अप्रोक्सीमेट टाइम सिंस डेथ निकालते हैं। Okay, so how will you define like Locard's exchange principle thoughts हैं? देखिए, हमारी जो भी स्टेप्स हैं, हमारी पूरी फोरेंसिक बेस्ड ही है लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज पे। काफी इंपॉर्टेंट कि अगर मैंने किसी भी चीज से इंटरैक्ट किया, मैंने इसको छुआ, तो मेरी उंगलियों पे निशान यहाँ पे है, और इसके ऊपर जो कुछ भी पार्टिकल थे, डस्ट हैं या जो भी है, वो मेरे उंगलियों पर गए। एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को टक्कर मारती है तो इस गाड़ी का पेंट उस गाड़ी के पेंट पे लगता है। तो यही प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज है जो लोकार्ड ने दिया था, सर एडमंड लोकार्ड ने ये चीज दी। तो हम ये कहते हैं कि क्राइम करने वाला कुछ भी करेगा तो अपने कुछ ना कुछ एविडेंस छोड़कर आएगा, सबूत छोड़कर जाएगा। फोरेंसिक्स वाले को उस नजर को रखना है कि वो एविडेंस कहाँ है, कौन सा है, और उस एविडेंस से बात करके आपको वो चीजें निकालनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज तो फोरेंसिक का बेसिस है कि कहीं पर भी कुछ भी हादसा हुआ है तो भाई टच किया है, बोला है, आवाज दी है, फोन चलाया है, कुछ भी, तो वो एविडेंस है कहीं ना कहीं। तो उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। क्रिमिनल किस तरीके से प्लानिंग करता है, और एक क्रिमिनल की क्या साइकोलॉजी होती है, क्या माइंडसेट होती है, क्या फ्रेम ऑफ डिसीजंस, क्या फ्रेम ऑफ एक्शंस उसके दिमाग में पल रहे होते हैं, क्या रूट कॉज होते हैं जिसके वजह से वो कोई भी क्राइम को एग्जीक्यूट करता है। तो आप क्रिमिनल साइकोलॉजी को कैसे बता सकते हो? मींस व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्रिमिनल साइकोलॉजी, और ऐसे सीरियल किलर्स लाइक टेड बंडी फ्रॉम यूएस, तो ऐसे लोगों की क्या माइंडसेट है, क्या पलता है इनके दिमाग में? देखिए, सीरियल किलर्स जो भी हैं, हमारा जो मेंटल डिसऑर्डर है ना, इसके लिए एक क्लासिफिकेशन है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, डीएसएम। ठीक है, तो डीएसएम 4-5 अभी समय 5 है, तो उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स दिए हैं। उसके अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स हैं कि किसी के अंदर हेलुसिनेशंस हैं, किसी को डेल्यूजन्स हैं, किसी को
इम्पल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये बहुत सारे अलग अलग डिसऑर्डर है। तो कोई भी क्रिमिनल जो सीरियल किलर आप बता रहे हो वो किसी ना किसी डिसऑर्डर से ग्रसित होगा। और हर डिसऑर्डर्स के एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो आप वो साइन एंड सिम्टम्स उस पर देखेंगे। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी इसलिए ही आई कि हम कई बार ऐसे केसेस में जाते हैं जहां पर हमें मोटिव नहीं मिलता। अगर घटना करने का कोई मोटिव नहीं है कि भाई इस आदमी को क्यों मारा गया, नहीं मोटिव छुपाया भी तो जा सकता है ना, मतलब मोटिव छुपाया, लेकिन मोटिव होना तो चाहिए। और जैसा आपने बताया भी कि इंडिया के क्रिमिनल्स काफी शार्प माइंडेड होते हैं, बिल्कुल, इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज। बिल्कुल बिल्कुल, तो मोटिव होना भी तो चाहिए कि भाई एक आदमी की किसी से दुश्मनी नहीं, इसका कोई रिसेंट किसी से झगड़ा नहीं हुआ, ये सारी चीज, कोई मोटिव नहीं मिलता तो सस्पेक्ट ढूंढना सबसे मुश्किल काम होता है। वहां पर हमें ये लगता है कि क्या कोई ऐसा आदमी, या जब हमें लगातार कई तरीके के सिमिलर पैटर्न के मर्डर्स मिलने लगे या क्राइम मिलने लगे। कभी आपने पैटर्न नोटिस किया है कि जितने भी सीरियल किलर्स हैं या जितने भी मर्डरर्स हैं या जो क्राइम करने वाले लोग, इनमें कोई एक सर्टेन पैटर्न रिपीट हो रहा हो, ऐसी कोई सोच रिपीट हो रही हो, एक फ्रेजाइल सोच रिपीट हो रही हो? देखिए मोस्टली जो फेमस केसेस हुए हैं या जो चीजें हुए वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल असॉल्ट से कनेक्टेड है। तो एक इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स होता है कि किसी लोगों का केस है, किसी लोगों की बात है कि भाई वो किसी पर्टिकुलर पर्सन से हेट करता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हेट करता है, तो वो उसको डायरेक्शन में जाएगा। कोई भी आप फेमस केस एक यूएस का ले लीजिए, टेड बंडी का केस, ठीक है, तो उसमें भी क्या था, वो आज तक सॉल्व नहीं हुआ, आज तक सॉल्व नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने उसमें तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए खुद से लेटर लिख के भेजे पुलिस को कि मैं हूं वो जिसने ये क्राइम किया है, टू बी फेमस। हाँ, टू बी फेमस। ये होक्स बहुत उठा था वहां पे। तो ऐसी बहुत सारी केसेस थी, लेकिन वो 1880s की बात है, वहां पर तब फॉरेंसिक एविडेंसेस नहीं थे, डीएनए और फिंगरप्रिंट स्टडीज एकदम अपने इनफैंसी स्टेट में थी कि तब शुरू हो रही थी, वरना आज वो केस सॉल्व होता। आज हमारे पास डीएनए एनालिसिस है, आज हमारे पास फिंगरप्रिंट्स है, आज हमारे पास वॉइस रिकॉग्निशन है, बहुत सारे टूल्स है, लेकिन उस जमाने का वो केस ऐसा था कि जहां पर वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो वो क्रिमिनल के क्या माइंडसेट था, वो क्यों मारता था, तो इस चीज को आप आज के किसी पैटर्न से जस्टिफाई नहीं कर पाओगे या देख एनालाइज नहीं कर सकते। बहुत सारी थ्योरीज आई उसके बाद, वो बहुत इसको इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये टेड बंडी को शायद व्हाइट चैपल के नाम से भी बहुत बोला जाता था, क्योंकि जो जिस डिस्ट्रिक्ट में ये लंदन का थी था, वो व्हाइट चैपल के नाम से ही जाना जाता था। तो लंदन का एक केस था 1888। जी जी 1888 का केस था ये। ये जो जैक द रिपर नाम आता है, लाइक वी ऑफन लिसन द नेम ऑफ जैक द रिपर, तो जिसने 5 वुमेन को मारा जो मेजरली ऑल ऑफ देम वेर, तो क्या माइंडसेट है ऐसे लोगों के और क्या आप कहना चाहोगे इसके लिए? देखिए जैक द रिपर, अच्छा हुआ आपने ये नाम लिया, क्योंकि टेड बंडी के साथ अगर जैक रिपर का नाम ना आए तो फिर इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट नहीं देखने को मिलता, कहते हैं ब्लैक और व्हाइट रह जाती। बिल्कुल। तो ये अब देखिए ये माइंडसेट पता करना बहुत मुश्किल है कि उसका माइंडसेट क्या था, क्योंकि वो सारी उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता था, वो ऑर्गन्स भी निकाल लेता था, बहुत सारे उसका एक वो था। तो ये कहीं ना कहीं एक डिससैटिस्फैक्शन था उसको इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से, जो स्टडीज कहती हैं हेट्रेड थी इस पर्टिकुलर प्रोफेशन से या इस पर्टिकुलर के लोगों से जो सेक्सुअल सर्विसेज ऑफर करती हैं। जैक द रिपर हमारे लिए इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि जैक द रिपर वाले केस से ही साइंटिफिक एविडेंसेस की बात शुरू हुई, क्योंकि टेड बंडी में चश्मदीद गवाह चलते थे कि भैया चश्मदीद गवाह कोई है ही नहीं कि किसने क्राइम किया, किसी ने कोई गवाही देने वाला नहीं। वो जैक द रिपर में एक लड़की के जिसको उसने जब सेक्सुअली असॉल्ट करता था तो उसके ऊपर उसके बाइट मार्क आए थे, जो उसके दांतों के काटने के निशान थे। और वहां से ये साइंटिफिक एविडेंस की इंपॉर्टेंस आई कि साइंटिफिक एविडेंस किसी भी चश्मदीद गवाह से ज्यादा, तो उसका जो फिक्सेशन हुआ वो उस विमेन के ऊपर जो उसके बाइट मार्क थे, यहां से फोरेंसिक ओडेंटोलॉजी डेवलप हुई कि दांतों के निशान का उससे मैच करें, कि जैसे हमारी उंगलियों के निशान अलग है वैसे लोगों के दांतों के निशान अलग है, एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एविडेंस। हाँ, तो ये जो एक शिफ्ट हुआ कि भैया आई विटनेस की जगह साइंटिफिक एविडेंसेस को वेटेज मिलना शुरू हुआ, ये तो जैक द रिपर इसीलिए बोलते हैं कि ही रिप्ड आउट दैट प्रोसेस ऑफ फोरेंसिक बिलीविंग ऑन आई विटनेस ओनली। तो वहां से ये जो शुरू हुई, इस वजह से ये केस बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि यहां से साइंटिफिक एविडेंसेस ने एक बहुत
बड़ी चीज दी हमें फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी की, एक डेंटल इंप्रेशन किसी सेक्सुअल असॉल्ट, क्योंकि अक्सर सेक्सुअल असॉल्ट में डेंटल प्रिंट्स मिलते हैं, बाइट मार्क मिलते हैं, तो वो बाइट मार्क एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। तो अब साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि जैक द रिपर का कुछ पर्सनल ग्रजेस रहा होगा उस प्रोफेशन के लिए, उसकी हिस्ट्री हम एज अ फोरेंसिक नहीं जानते, वो कोई एक बेटर साइकोलॉजी वाला जो डिटेल्ड में उसकी स्टडी करेगा। लाइक यू आर एस्पायरिंग फॉर एनीथिंग और उसको किसी भी हद तक जाके मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो अचीव करना है। तो जब एक इंसान इस माइंडसेट में चला जाता है कि वो सिर्फ वुमेन को किल कर रहा है और जिनका प्रोफेशन प्रोस्टिट्यूशन है, विथ रिस्पेक्ट मैं ये बात कह रहा हूँ, तो ऐसे लोगों को मारना और उससे एक प्लेजर लेना, उनको मरता हुआ देख के उन्हें काटना, इस तरीके के लोग चाहे यूएस में हो चाहे इंडिया में हो, कितना घातक है हमारे समाज के लिए। बहुत घातक है। देखिए, क्राइम जो मेडिको लीगल सिम्टम्स होते हैं, या जो हम किसी भी आप इंसैनिटी की बात करते हैं जिसको बोलते हैं पागलपन या मेंटल डिसऑर्डर्स, बहुत तरीके के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में होते हैं, वो सुसाइड करते हैं। ओके, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो डेल्यूजन से ग्रसित है। अब डेल्यूजन में आपको एक बहुत छोटी सी लाइन में, फॉल्स बट फर्म बिलीफ किसी चीज में। जैसे डेल्यूजन ऑफ इनफिडियलिटी एक बहुत बड़ा कारण है डोमेस्टिक वायलेंस का। हस्बैंड को ये एक शक हो गया कि उसकी वाइफ उसको चीट कर रही, या वाइफ को ये शक हो गया कि हस्बैंड उसका चीट कर रहा है। ओके, तो ये डेल्यूजन ऑफ इनफिडियलिटी है। अब डेल्यूजन नॉर्मली भी हो सकता है, किसी को भी शक हो सकता है। भाई आपकी वाइफ किसी से बात कर रही है, आपको शक हो गया, या आपका हस्बैंड किसी से बात, तो आपको शक हो गया, लेकिन जब आप उसको सबूत दोगे तो मान जाएगा। ओके, ठीक है। आप घर में गए, आपने ताला बंद किया, लेकिन आपको एक बार शक हुआ, आप रात को दोबारा जाके चेक किए, लेकिन 2 बार चेक करने के बाद आपको नींद आ जाएगी। जो डेल्यूजन होगा, जिसका मेंटल फैकल्टी डिस्टर्ब होगा, वो पूरी रात नहीं सोएगा, बार बार आके चेक करेगा। अच्छा, दिक्कत यही है कि फॉरेंसिक्स या साइकोलॉजी में बात क्या है, हर एक वर्ड अलग है। कंफ्यूजन अलग है, डेल्यूजन अलग है, कंफ्यूजन भी एक अलग वर्ड है। तो डेल्यूजन का मतलब यह है कि किसी भी चीज पर गलत विश्वास, लेकिन अटल विश्वास। वो गलत है लेकिन उसको अटल विश्वास है कि है। तो डेल्यूजन ऑफ इनफिडियलिटी जब एक किसी को हो जाती है, तो वो उस चीज में, एक शेक्सपियर की नॉवेल है हैमलेट, उसमें ही वाज सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसऑर्डर। ये शेक्सपियर ने उस टाइम पे लिखा था, तो ये बाद में जब आया तो उसमें ये आता है कि भाई हैमलेट वाज सफरिंग फ्रॉम डेल्यूजन ऑफ इन। तो एक और डेल्यूजन होता है जिसमें ये लगता है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी हो गई है। ये बहुत कॉमन है ओल्ड एज में, हाइपोकॉन्ड्रिकल डेल्यूजन बोलते हैं इसको, बहुत कॉमन है ओल्ड एज में। लेकिन एक अर्ली एज में किसी चोट की वजह से या किसी मेंटल डिजेनरेशन की वजह से ये हो गया, तो वो हर समय उसको लगेगा कि मैं मरने वाला हूं, मैं ये चीजें, तो वो डिप्रेसिव हो जाएगा। उसको जरा सी भी छींक आएगी, चेन ऑफ थॉट्स क्रिएट हो जाएगी, वो बार बार रिपीट होती रहेगी। अब इसमें होता है, एक होता है मेनिया। ये जो मेनिया होता है ना, ये असॉल्ट होने का बहुत बड़ा कारण है। ओके, क्योंकि आपने अक्सर कई स्टेटमेंट सुने होंगे, कई नेताओं ने, कई पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दे दिया, लड़कियों को ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अट्रैक्शन होता है। लेकिन जब 3 साल की बच्ची का रेप हुआ तो क्या अट्रैक्शन था? वो अट्रैक्शन नहीं है, वो पागलपन है, वो एक अर्ज होती है। अर्ज आपने अक्सर देखा होगा, शराब पीने के लिए लोग घर में मारपीट करते हैं, उसे बोलते हैं डिप्सोमेनिया। शराब पीने की इररेजिस्टेबल डिजायर, कि आपको जब इच्छा होती है आप उसको रोक नहीं पाते, वो है पागलपन। और यही साइकोलॉजी पढ़नी होती है। तो एक साइकोलॉजिस्ट किसी का भी अगर सेशन लेता है और उसको देता है, तो वो ये फाइंड करता है कि इसके अंदर वो जो सिम्टम्स हैं वो किस लेवल पर है। क्या ये सिम्टम्स अभी दवा से, समझाने से, काउंसलिंग से ठीक हो सकते हैं? नहीं हुआ तो आप देखो, आज जो भी केस आपने शुरू में पूछा कि हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा हो गया, ये कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी डिस्टर्ब्ड है। और ये बचपन से, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखो, बचपन से नोटिसेबल होती है। ये इसकी ऑनसेट बहुत धीरे होती है, धीरे 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 चढ़ती है। ये कभी भी असली पागलपन एक दिन में नहीं होता, अचानक से पागल नहीं होता। हाँ, ये अपने सिम्टम्स लाता है धीरे धीरे, और वो चीजें अगर आपने पकड़ ली, पहचान ली, तो ये जो साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी है, ये इसलिए भी बहुत जरूरी है कि हम अगर एक रूटीन चेकअप में ले आए कि कौन कौन ऐसा है। कॉर्पोरेट्स बहुत कराती है साइकोलॉजिकल एनालिसिस, बहुत कराती है कि क्या ये इंसान ऐसा काम कर सकता है, क्या ये फ्रॉड कर सकता है। आजकल तो ग्राफोलॉजी एनालिसिस, ग्राफोलॉजिकल एनालिसिस बहुत हो रही है। इंटरव्यू से पहले आपसे एक पेज में लेटर लिखवा लेंगे आपसे कोई, और एक ग्राफोलॉजिस्ट को दे देंगे, वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी एनालाइज करके उसको दे देगा एचआर को
कि हाँ ये थोड़ा इम्पल्सिव है, ये थोड़ा स्टबर्न है, तो ऐसी चीजें। एक स्मार्टफोन कैसे एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है एज एन एविडेंस? तो फोन में आपको इतना हाँ। डेटा है, वो आपको किसी भी क्राइम में हेल्प करेगा। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, आजकल आईओटीज इतनी ज्यादा है प्रचलन में कि अगर आईओटीज को भी आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करो तो वो आपको बहुत अच्छे एविडेंस दे सकता है। आप पता नहीं आपने उस केस के बारे में सुना था या नहीं सुना था, एक इंसान के पेसमेकर को हैक करके उसको हार्ट अटैक करा दिया गया। क्रिमिनल्स इस लेवल पे जा रहे हैं। दे हैक देयर वाईफाई सिस्टम और लाइक इंटरनेट सिस्टम। पेसमेकर जो हार्ट की पल्स रेट्स को बढ़ाता है, उसको रूटीनली 3 महीने 6 महीने पे चेक किया जाता है। ओके। तो पहले एक सिस्टम था जिससे जिसका पेसमेकर चेक होना है वैसे चेस्ट पे उसको रखेगा, उसका मॉनिटर, उसका टेक्निकल एडवाइजर उसको चेक करेगा कि बैटरी की लाइफ कितनी है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ये सारी चीज चेक करता है। टेक्नोलॉजी बढ़ी, उन्होंने कहा पकड़ कर क्यों रखना, हम वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। अब वाईफाई से कनेक्ट हुआ तो जब आप नेटवर्क में कनेक्ट हुए तो क्रिमिनल्स उसमें घुस गए कि भाई ये इस आदमी को क्या करना है, उसके पेसमेकर को वाईफाई से हैक किया, उसकी पल्स रेट बढ़ा दी, उसकी सांस फूलने लगी, वो मर गया। कारण हार्ट अटैक। ओके। इस पे मतलब इंटरेस्टिंग, ये पता कैसे चला कि जिस आदमी की डेथ हुई ही वाज अ मिलियनेयर। ठीक है, अब उसके बेटे ने उस कंपनी पर क्लेम ठोक दिया कि भैया तुमने कहा ये सबसे महंगा वाला है, ये मेंटेन, या अचानक इसकी हार्ट रेट ऐसे कैसे बढ़ गई जब पेसमेकर था। तो उसने पेसमेकर को कंपनी को सू किया। ओके। तो पेसमेकर वालों ने जब ये एनालिसिस पे गए कि मेरा पेसमेकर में क्या हुआ, कि वो चेक करना चाहते थे, जब चेक किया तो उनको एक अनआइडेंटिफाइड मैक एड्रेस दिखा, आईपी एड्रेस। ये एक अलग इंटरनेट से कनेक्ट कैसे हुआ? हमेशा तो जब हम कनेक्ट करते हैं चेक करने के लिए तो एक अलग आईपी, फिर वो कॉल ट्रेस हुई, वो आईपी से वो लैपटॉप ट्रेस हुआ, तो पता चला उसके घर में रहने वाले उसके नौकर ने उस चीज को किसी के परिवार के इन्फ्लुएंस में उस चीज को बढ़ाया। और ये तो टेक्नोलॉजी तो कहाँ जा रही है। तो आप आईओटी देखो, आप रात को आपने घर में बोला किसी भी केस में कि आप कहाँ थे, आप घर में सो रहे थे, ठीक, और आपकी स्मार्ट वॉच ये कह रही है कि आप 4000 कदम चले थे रात को 12 से 2 के बीच में। क्यों? आपकी पल्स रेट क्यों आई थी जब आप सो रहे थे? आपका 20 दिन का डेटा कह रहा है कि रात को इस समय से इस समय में आपकी पल्स रेट ये है, ब्रीदिंग रेट ये है, स्लीपिंग रेट ये है। उस दिन क्यों डिस्टर्ब है? कार से आप जा रहे हो, आपने मोबाइल, अक्सर आप कार में आजकल एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टेड है, आप कार में जा रहे हो, स्पीकर पे ही बात कर रहे हो, अकेले गाड़ी चला रहे हो, आराम से बात करते हुए जा रहे हो, घर पहुंचने से पहले आपने मोबाइल से कॉल डिलीट कर दी। अब आपकी कार में जो कनेक्ट हुआ है उसके अंदर भी तो वो डेटा है, वहां से आप दोबारा फोन कनेक्ट करोगे वो उस समय नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कनेक्ट करने से पहले हमने आपके एंड्रॉइड जो डिवाइस है उसको निकाला, उसमें से डेटा मिल जाएगा। ओके। आजकल स्मार्ट लॉक्स आ रहे हैं, आपने लॉक्स किया, लॉक को आजकल आप वॉइस कमांड से खोल रहे हो, ये सारी चीजें। तो बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आईओटीज में, मोबाइल फोन्स में मिल रही। तो हर केस में कहीं पर भी मैं तो ये एकदम कहना चाहता हूं कि हर पुलिस हर इन्वेस्टिगेशन में डिजिटल एविडेंस को इंक्लूड करे, प्रायोरिटी दे। ओके, प्रायोरिटी दे ना दे, इंक्लूड जरूर करे। तो अगर आपको कोई सजा होनी है तो डिजिटल में आपके अंदर और भी ऐसे कुछ सबूत मिल गए जो आपको सजा भी बढ़वा सकता है उसकी। ओके। तो इसलिए डिजिटल एविडेंस बहुत बहुत जरूरी है कि आप देखो, कई बार केस सिर्फ इसलिए नहीं सॉल्व हो पाता क्योंकि आप ये प्रूव नहीं कर पाते कि ये वहां पे था या नहीं था। तो आपकी जीपीएस लोकेशन, सेल टावर लोकेशन, वो सब कुछ फोन में है। आप डिलीट कर दो, कुछ भी डिलीट कर दो। हमारे डिजिटल वर्ल्ड में कहा जाता है डिलीट कुछ भी नहीं होता। हर वो डेटा जो आपने सोचा कि आपने डिलीट कर दिया, वो जब हम रिकवर करेंगे तो वो मिलेगा। तो इसलिए मोबाइल फोन एक बहुत ही बड़ा एविडेंस है, आईओटीज एक बहुत बड़ा एविडेंस है, जिसकी अगर थॉरो एग्जामिनेशन और एनालिसिस हो तो चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ केस बहुत बढ़ जाते हैं। ओके। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट आर सम मेजर चैलेंजेस और लाइक मेजर इश्यूज जो फॉरेंसिक टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स फेस कर रहे हैं इंडिया में, जो आपको लगता है कि गवर्नमेंट तक उस बात को पहुंचानी चाहिए हमें हमारे इस पॉडकास्ट के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से? तो आप क्या ऐसी चीज़ें कहनी चाहोगे हमारे गवर्नमेंट से कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है देश की फॉरेंसिक टीम, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ है एविडेंस फाइंडिंग में और किसी भी केस को सॉल्व करने में? देखिए, मैंने तो ये कहा ना, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अमित शाह जी ने एक बिल पास किया कि हर थाने में एक फॉरेंसिक वाला होगा। तो जब से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ये जो आज की डेट में जो चैलेंज है वो शायद कल ना रहे। क्योंकि घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाली होती है पुलिस। एविडेंस कलेक्ट करने वाला होता है कांस्टेबल या सीनियर कांस्टेबल।
ठीक है, अब उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है, उसके लिए सिर्फ एविडेंस है कि जो उसको समझ में आया, जैसे समझ में आया उसने वैसे उठा लिया। उनकी ट्रेनिंग होती है, मैं मानता हूं, लेकिन उस लेवल पर उसकी मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुई है कि वो चीज को समझ। मैं बिल्कुल विद सिंसियर थैंक्स एंड रिगार्ड्स टू ऑल पुलिस ऑफिशियल्स कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल के क्रिमिनल्स इतने स्मार्ट हो गए ना कि वो एक नॉर्मल टेक्निक जो आप यूज करते हैं उसने, तो फॉरेंसिक्स वाला जब इन्वेस्टिगेशन करेगा तो और एनालिसिस सैंपल के लिए खुद ही कलेक्ट करेगा तो चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे जरूरी चीज है कि घटना स्थल से एविडेंस को ढूंढना, उसके बाद उसको कलेक्ट करना। अगर आपने गलत तरीके से कलेक्ट कर लिया तो एविडेंस वैसे ही खराब हो गया। तो आपको लगता है कि जब पुलिस पहले पहुंचती है तो देयर इज सम प्रॉब्लम बिटवीन पुलिसिंग सिस्टम इन इंडिया एंड forensic team experts, or like they feel some problem, or like they feel little bit disconnected when they collaborate with each other? पुलिस और फोरेंसिक्स में अभी बहुत बड़ा गैप ब्रिज हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत गैप है। ओके। पुलिस की एक अपनी कार्य प्रणाली है, फोरेंसिक्स की एक अपनी कार्य प्रणाली है। ओके। अब जब से ये इंटीग्रेशन हो रहा है कि हर केस में फोरेंसिक रिपोर्ट जाएगी, हर थाने में फोरेंसिक वाला होगा, तो ये चीजें होगी। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं वो बात हो जाती है ना, पुलिस वाला अपने आप को बात करेगा, फोरेंसिक्स वाला अपने आप को बात करेगा। ओके। क्योंकि जब आप थाने में हो तो पुलिस वाला आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, जब आप लैब में हो तो फोरेंसिक वाला आपकी इज्जत नहीं कर रहा। बहुत सारे कारण है इसके, पुलिस वालों की सैलरी कम है, फोरेंसिक्स वालों की इज्जत ज्यादा है, तो ये सारी चीजें कहीं ना ब्रिज एक दूसरे के बीच में वो करती है। तो जब ये दोनों एक साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि हमारी पुलिस हमारे लिए बहुत जरूरी है। ओके। मीडिया को थोड़ा दूर भी रखो, क्योंकि मीडिया कई बार कंफ्यूज भी कर देती है। मीडिया वहां पर पड़ी है, वो कह रही आपने क्या ये लिया, आपने क्या वो लिया। अरे भाई, वो एक कांस्टेबल है जिसको अपना एक प्रोटोकॉल सिखाया गया है, वो उस हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन इतना मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर आपने घटना स्थल से ये नहीं लिया, आपने वो, या वहीं पहुंच करके आप इसमें से डीएनए ले रहे हैं क्या, उसको खुद नहीं पता। तो ये जो गैप है ना, ये गैप तभी फिलफिल होगा जब एक फोरेंसिक्स और एक पुलिस हाथ पकड़कर काम करें। ये दोनों एक साथ हैंड इन हैंड जब काम करेंगे, और इसीलिए मैंने पहले ही आपके शो के थ्रू धन्यवाद दिया कि ये जो बिल पास किया है, इससे ये गैप बहुत जल्दी ब्रिज हो जाएगा। पुलिसिंग को और स्मार्ट करो, और स्मार्ट करो, पुलिस को इक्विप करो। इक्विप नहीं करोगे तो वो कैसे करेगा? आपने उसको दिया ही नहीं है कुछ। किट्स अच्छी लो, आजकल बहुत सारे प्राइवेट अपग्रेडेड होनी चाहिए, ऑटोमेटेड होनी चाहिए, और बिल्कुल उसको एक इक्विपमेंट दो, उसको सिखाओ। इक्विपमेंट्स पड़े रहते हैं, उसको पता ही नहीं है, या इक्विपमेंट्स इतने लिमिटेड है कि वो हर केस से पहले सोचता है कोई बड़ा केस होगा तो यूज करेंगे। ओके। तो उसको दो, जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करोगे पुलिस को, यूज में नहीं यूज में नहीं आएगा। जब तक पुलिस को आप एम्पावर नहीं करोगे, कितनी बार तो पुलिस एम्पावर्ड ही नहीं है, ये चीज है। तो हमारी पुलिस को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दो जो एक फोरेंसिक वाले को है। काफी सारी चीजों के ऊपर डिस्कस किया हमने क्राइम सीन के ऊपर डिस्कशन किया, हमने डीएनए सैंपल्स के ऊपर डिस्कशन किया, हमने अहमदाबाद में जो एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन क्रैश हुई उसके ऊपर बात की, फोरेंसिक टीम जब वहां पहुंचती है तो वो क्या करती है इसके ऊपर बात की, और आपने काफी एक इंसाइटफुल और काफी हिडन चीजें आज लोगों से शेयर किया, जो मुझे लगता है कि जब लोग इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे तो उन्हें चीजें समझ में आएगी और उन्हें एक प्रॉपर सेट ऑफ नॉलेज मिलेगा कि हाउ द वर्ल्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड हाउ द फोरेंसिक टीम वर्क्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। सो थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो मेरा सिर्फ एक लास्ट रिमार्क ये है कि फोरेंसिक्स में अवेयरनेस जितनी ज्यादा कराएंगे, आज आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हो जो एक आम जनता सुनेगी। थैंक यू सो मच। तो फोरेंसिक्स जितनी अवेयरनेस की तरफ बढ़ेगी, उतना हम क्राइम रेट कम कर सकेंगे। ओके। या उतना हम लोगों को सेंसिटाइज कर पाएंगे कि अगर कहीं से भूले भटके उनके साथ क्राइम हो भी जाता है तो वो क्रिमिनल्स के पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट, हर कोई बहुत प्रयास कर रहा है कि लोगों को अवेयर करे और सेंसिटाइज करे, लेकिन इस तरीके का प्लेटफॉर्म जो कनेक्ट होता है, हम आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर नहीं देखेंगे कि भाई क्या क्या सिक्योरिटी फीचर्स है, लेकिन आप से यूथ कनेक्ट है, आप उनके आइकन बन रहे हो, तो उनको जब आप बताओगे कि भाई ये तरीका है जिससे आपका मोबाइल से पैसे नहीं जा सकते, तो जब आप इस तरीके की चीजों को अवेयर करोगे और सारी चीजों को कनेक्ट करोगे, तो वहां से लोग सीखेंगे। और हम फोरेंसिक्स हमेशा घटना के बाद आती है, अब हम प्रिवेंटिव फोरेंसिक्स पे अगर आ जाएं तो प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले ही काम कर लें तो
हो सकता है क्राइम हो क्राइम ही हो ना। ही ना। तो यही बस बिल्कुल। मेरा लास्ट रिमार्क है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वैभव सरन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू मनीष। जय श्री कृष्ण।